इसमें दोनों तजर्बे किए थे। एक तो ये किया था कि इटावा में सबसे ज़्यादा वोट ब्राह्मण का है, दूसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट का है, तो तीसरे पर फिर ठाकुर है, तो चौथे नंबर पर ये है कशवाहा है। कशवाहा को ज़्यादा उधर ये साक्य बोलते हैं, चौथे पे साक्य हैं, चौथे पे साक्य है, पांचवें पे यादव है और फिर लोध है। तो बाकी वोट फिर वो कम होते जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण का वोट जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है। ब्राह्मण और चमार दोनों लगभग बराबर 2,10,000 जैसे उधर वो लिखते थे कि 2,10,000 ब्राह्मण है, 2 लाख चमार है। तो अब 2,10,000 जो ब्राह्मण है वो अगर बीजेपी को चला जाता है तो मैं नहीं जीत सकता। तो मैंने ऐसा कोशिश किया, जैसे मैं आज बड़े पैमाने पर कर रहा हूँ, तो छोटे पैमाने पर उधर मैं कर चुका हूँ कि जो ब्राह्मण का वोट है वो ब्राह्मण कैंडिडेट को ही जाना चाहिए जो कांग्रेस का था। ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ जा चुका था उस वक्त तक, अगर बीजेपी के साथ चला जाता तो इसलिए हम लोगों ने तो उस आदमी की हर मीटिंग को हमने कामयाब बनाया। जो मेरे फॉलोअर्स थे तो मैंने उनको कहा कि भाई ये पंडित तिवारी था, पहले 2 बार वो एमपी रह चुका उधर से, तो पंडित तिवारी के लिए तो आप नारे लगाओ, और जो खासकर जिस एरिया में ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, जो ये मेन रोड जाती है, मेन रोड और रेलवे लाइन, उसके बीच में उनकी बहुत पॉपुलेशन है, कि इनकी मीटिंग कोई फेल ना होने दो। मेरी मीटिंग के बारे में भूल जाओ, लेकिन पंडित तिवारी की हर मीटिंग कामयाब होनी चाहिए। और चमार लोग नारे लगाने चाहिए कि जीतेगा भाई जीतेगा, पंडित तिवारी जीतेगा, तो उसको पंडित जी का हौसला बढ़ेगा। और पंडित भी जो चारों तरफ देखेंगे ये यार ये तो चमार तो हमारे साथ ही है। कांशी राम की मीटिंगों में तो कम है, इधर हमारे साथ ज़्यादा है, तो उनको लालच पड़ जाएगा कि भाई ये हमारा पंडित भाई जीतेगा। और लेकिन जिस दिन मैंने पेपर फाइल किए उसके दूसरे दिन ही मैंने जो उधर का सबसे बड़ा ग्राउंड था वो बुक कर दिया था। 16 को वोटिंग था, तो 14 को कैंपेन का आखिरी दिन था, तो 14 तारीख के लिए उसको मैंने बुक कर दिया। 14 तारीख के लिए बुक कर दिया था कि इसमें 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम होगा बीएसपी का, क्योंकि 4 बजे प्रचार बंद हो गया, तो 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम था। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम था और बिल्कुल ओवरफ्लो कर दिया था हम लोग। मैक्सिमम भीड़ हमने करी पर। उससे पहले उसी ग्राउंड में बीजेपी का प्रोग्राम हुआ, अटल बिहारी गए, धोनी गए, उसी में नरसिंह राव का हुआ था कांग्रेस का, उसी में ये चंद्रशेखर और देवीलाल का हुआ था जो मुलायम सिंह के सपोर्टर थे। तो उसी ग्राउंड में मैंने कहा कि देखो भाई ये इधर फैसला हो चुका है, इस ग्राउंड में आपने हर पार्टी का मीटिंग देखा है और बीएसपी के मुकाबले में किसी का इधर मीटिंग नहीं हुआ है, तो लोग जो है अभी वोटर जो है वो बीएसपी के साथ है। तो अब आप डट कर अपना एक वोट डालने की कोशिश करें। हम इधर चुनाव लड़ने आए हैं तो दल और बल के साथ आए हैं, आपको कोई इधर नुकसान नहीं पहुंचने दिया हमने, और बाद में भी हमारी जिम्मेवारी है, तो आप डट कर अपना वोट डालें। तो तब पंडित लोग घबराए कि भाई हमारा वोट जो है वो तो ये जो कांग्रेस के सपोर्ट में आते थे ये तो आज बीएसपी के लिए खड़े हैं।
ये जमात तो हमें धोखा दे गए, जिनको हम हमेशा धोखा देते आए हैं, आज ये हमें धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए वो उन्होंने तो वो भागना शुरू किया बीजेपी की तरफ। लेकिन भागते भागते वो आधे कांग्रेस में रह गए, आधे बीजेपी पे चले गए। तो इसलिए तो कांग्रेस को 74,000 वोट पड़ गया। वही जो मैं आपको बोलता हूँ कि बीजेपी के रास्ते का रोड़ा बनाना इसको ज़रूरी है। ये तजुर्बा मैं पहले कर चुका हूँ। और जो लेकिन ये जो हमारा समझौता है इसमें 425 सीटें हैं, तो 425 में से 300 बीएसपी लड़ेगी और 125 कांग्रेस लड़ेगी। तो 125 भी मुझे क्यों देनी पड़ी है? क्योंकि लोगों ने ऐसे कार्टून बनाने शुरू कर दिया, ऐसा लिखना शुरू कर दिया कि कांग्रेस जो 106 साल पुरानी पार्टी है तो वो क्या कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के साथ उसकी एक पूंछ बनी, इस जगह हाथी बना के उसकी पूंछ बना दिया, इस जगह सूंड के ऊपर बैठा दिया और ये इस जगह हाथी के पैर के नीचे डाल दिया कांग्रेस को। ऐसा करके तो और फिर एडिटोरियल, जितने दिल्ली से पेपर निकलते हैं बड़े बड़े, सब में एडिटोरियल लिखने लगे कि ये कांग्रेस को क्या हो गया और क्या करने जा रही है। अब उससे और वो कुछ देर पहले मेरे ख्याल एक एडिटोरियल आया था, वो लालू यादव मुलायम सिंह को लेकर खड़ा हो गया, मुलायम सिंह पीछे को जा रहा है ऐसे, वो उसको सीधा कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखो भाई तेरी इस उम्र में तेरी कमर जो है ज़्यादा सख्त है, देखो नरसिंह राव कैसे पड़ा है मायावती के पैरों में। तो मायावती को कुर्सी पे बैठाया हुआ है और नरसिंह राव को ऐसा उसके सामने डाला, देखो इसकी कमर कैसे लचक रही है और तेरी कमर कैसे जा रही पीछे हैं। तो भी अगर इसके पैरों में गिर जाए या मतलब टेढ़ा ही हो जाए, आगे को हो जाए तो मान जाए। तो वह इस किस्म के कार्टून और ये लिखने के बाद तो फिर मुझे अपनी कमर लचकानी पड़ गई। नहीं तो मैं सोचता था, मैं उनसे 73 से शुरू किया था कि हम आपको 73 सीटें देंगे। अब वो 70, फिर मैंने सोचा कि 73, अभी पहले ही ये इतने ऐसे कार्टून निकलते, 73 में क्या होगा। फिर मैंने अपने आप ही 100 कर दिया। तो 100 के बाद जब ये लोग लिखते रहे तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल से 125 करना पड़ा। और 125 भी जब मैंने बोला उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो लोग बड़े चौकन्ने हो गए। तो वो नरसिंह राव को बोलना पड़ा कि वो सीट सारे मटीरियल 1 सीट हियर 1 सीट है, 1 सीट इधर 1 सीट उधर, ऐसा। लेकिन 125 और 130 के बीच में हमारा समझौता हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो 1 सीट इधर उधर करना पड़ा तो कर देंगे। तो उससे क्या है कि हमें मतलब ये सोच के कि हमें मतलब इस हालत में आकर तो सब लोग मुझसे पूछते हैं भी कांग्रेस से समझौता क्यों करते हैं। मैं बोला जब कांग्रेस मजबूत थी तो हमें सूट नहीं करती थी, लेकिन कांग्रेस मजबूर हमें अच्छी लगती थी। मजबूर कांग्रेस जो है वो हमारे फ़ायदे की है। जब मजबूत थी तो हम इसको हिट करते थे, लेकिन जब ये मजबूर हो गई है तो अब हम इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। तो बढ़ावा उतना ही देना चाहते हैं। मुझे ये कांग्रेस वालों को ये लगता है, कांग्रेस के जो ऊपर के नेता हैं, कि वो बीएसपी के साथ मिलकर दिल्ली में सरकार बना लेंगे। उनको ऐसा लगता है कि उनका भी ऐसा नज़रिया है कि पता नहीं कितना होगा, लेकिन जो कहते हैं मुझसे कि हम 200 तक सीटें जीत जाएंगे और अगर 100 बीएसपी क्रॉस कर जाती है तो मिलकर सरकार बन सकती है। तो 15-20 पार्टियां मिलकर बनाने की बजाय अगर 2 पार्टियां मिलकर बना लें तो वो ज़्यादा स्टेबल रह सकती है। तो इसी तरह से वो उत्तर प्रदेश के बाद, हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश की बात कही है, आपके जो मुख्यमंत्री है वो मुझसे कई बार मिले हैं,
लेकिन और भी कांग्रेस वाले कहते हैं, उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बात कही है। लेकिन जैसा हमें सूट करेगा उसके हिसाब से जो हमारे हित की बात होगी वही की जाएगी, वही करनी चाहिए। और दूसरा मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि हमें, जब मेरा जो ऐसा नज़रिया है कि जब बहुजन समाज अपने पैरों पर अपनी निर्भरता दूर करके अपने पैरों पर खड़ा होता है तो पॉलिटिकल लाइफ में इंस्टेबिलिटी आती है। उत्तर प्रदेश में हम उठकर खड़े हुए तो आपने देखा होगा कि 89 में चुनाव हुआ, 89 तक हम तैयार हो गए। 89 में चुनाव हुआ, 91 में हुआ, 93 में हुआ, 96 में बिगनिंग में हुआ, 96 के एंड में होने वाला अभी, और 97 में शुरू में हो जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि 96 के एंड तक तो ये जो तय हो चुका हुआ है, क्योंकि 17 अक्टूबर से पहले चुनाव हो जाना चाहिए यूपी में। तो 89, 91, 93, 96, 96, 97, तो 89 से लेकर 97 के बिगनिंग तक तो 6-7 बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, या 6 बार तो अभी हो जाएगा जो अभी अक्टूबर में। तो हमें इसका मतलब क्या है कि हमें आगे बढ़ने के लिए जल्दी मौका मिलता है, हमें आगे बढ़ने के लिए जल्दी मौका मिलता है, और हम आगे बढ़ते रहें, बढ़ते बढ़ते इधर तक पहुंच गए हैं। तो इसी तरह से इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूं कि अगर हम, जो हमारा कांग्रेस के साथ अंडरस्टैंडिंग है, उसका एक मकसद ये भी है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव है वो फरवरी में हो जाना चाहिए, फरवरी 97 में हो जाना चाहिए। हमारे साथी घबरा रहे हैं, ये आपको घबराने के लिए नहीं होगा, आपको तो दोबारा चुन कर आना है, क्यों भाई? हमारे एमपी कुछ घबरा रहे हैं कि दोबारा पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। अगर 6-7 महीने भी अच्छा काम नहीं किया तो नहीं आएंगे। और मैं आपको पहले चुकाने कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, आप लोगों को हटाना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमें 11 अच्छे नहीं लगते हैं, तो 111 होने चाहिए, 111 होने चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी चुनाव होना चाहिए। तो ये भी तभी हो सकता है कि अगर हम कांग्रेस का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि अगर ऐसे ही माहौल में दोबारा चुनाव हो जाता है तो कांग्रेस के जो 142 चुनकर आए हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। आज का ही माहौल अगर रहता है तो जो बीजेपी के 160 है वो उससे बढ़ा सकती है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर हम जीत जाते हैं, हमारी सरकार बन जाती है, तो बीजेपी को जो आज 52 सीटें मिली हैं, 96 में जो बीजेपी को 52 सीटें मिली हैं पार्लियामेंट की, तो वो उससे बहुत कम हो जाती है, क्योंकि 52 या उससे ज़्यादा तो बीएसपी को मिलनी चाहिए। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें बीएसपी को मिलनी चाहिए। अगर बीएसपी को 50 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो बीजेपी को अपने आप कम हो जाती है।
तो इस तरह से हम जल्दी चुनाव करा के अपने आप को जल्दी बढ़ा सकें, ये भी हमारा एक लक्ष्य है उसमें। और ये तभी हो सकता है जब बीएसपी का अपर हैंड हो। कितने बजे तक चलना है? 1 बजे तक, 1:30 बजे तक। 1 बजे 1 बजे तक। हैं? क्या 1:30 बताएगा किसको? और चलो आधे घंटे के लिए मैं हैं आ जाता है इतने में, लेकिन एक टॉपिक में और इसमें ले लेता हूँ, चाहे आधा घंटा लगे या पौना घंटा उसमें में। तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी निर्भरता से ही संबंधित है। हैं? तो वो है कि हम अपने वोट के बचाव के लिए, ये जो यूपी में चुनाव हुआ है, बाकी जगह भी आपने फेस किया होगा, कि हमारा वोट डल सके, हमारा वोट बराबर गिना जा सके, हमारे वोट की रक्षा के लिए हम निर्भर हैं ज़्यादातर इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलता जाता है कि फेयर एंड फ्री चुनाव होगा, और हम सोचते हैं कि भाई अच्छा है, अगर फेयर एंड फ्री चुनाव हो जाए तो अच्छा है, लेकिन फेयर एंड फ्री चुनाव होता नहीं है। आज भी बहुजन समाज के बहुत सा अंग है, बड़ा अंग है, जिसका वोट बिकता है, पैसे में बिकता है, किसी भी ढंग से बिकता हो, और अफसरशाही का सहारा लेकर चोरी होता है, और गुंडागर्दी का सहारा लेकर लूटा जाता है। बहुजन समाज के में जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हैं, मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के हैं, ट्राइब के हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा लेकर हमारा वोट बिकता है, चोरी होता है, लुटता है। हम इसकी सुरक्षा के लिए निर्भर हैं। आज तक हम निर्भर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर या सरकार के ऊपर। हमारा ऐसा ख्याल है कि हमें इस निर्भरता से मुक्ति हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और जल्दी हासिल करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में से ये तजुर्बा करना शुरू किया है कि हम इस निर्भरता का अंत करेंगे, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे इस वोट को बचाने के लिए, अपने वोट की रक्षा करने के लिए। तो हम लोगों ने बहुजन समाज सुरक्षा दल बनाना शुरू किया। बीएसपी
का सुरक्षा दल हमने बनाना शुरू किया है और अक्टूबर में चुनाव से पहले जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में हमें 10 लाख लोग तैयार करने हैं। 10 लाख लोगों को हमें तैयार करना है जो अपना वोट बनवा सकें, क्योंकि चुनाव से पहले ही हमारा इस बार का तजुर्बा है कि जब ये लोगों को पता चल गया कि शेड्यूल्ड कास्ट का वोट सारे का सारा ये बीएसपी को जाएगा, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर वोट ही काट दिया। बस्तियों की बस्तियां जो है वो उसमें उनका वोट नहीं निकला उत्तर प्रदेश में। बाकी अपने प्रदेश में आपको थोड़ा ज्ञान होगा, बाकी जगह कम होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये बड़े पैमाने पर हुआ। तो दूसरा ये कि जो वोट उनका था वो वोट, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट का वोट उत्तर प्रदेश में डाला है वो बीएसपी के अलावा किसी को नहीं डाला। ये सब पार्टियां चिल्लाती हैं, सब लोग कहते हैं, हमारे कैंडिडेट भी कहते हैं, दूसरी पार्टियों को भी कहते हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट का वोट जो भी डाला है वो 100% बीएसपी को डाला है। लेकिन जब हम उस वोट का एनालिसिस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शेड्यूल्ड कास्ट का वोट 50 और 60% के बीच में डला है। ये बात सही है कि जो भी डला है वो बीएसपी को ही डला है, किसी दूसरी पार्टी को नहीं गया है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो कुछ एरिया है जिधर ऐसा हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर तो वो बटा है। जैसे आप रीवा से चलकर आप बिलासपुर की तरफ बढ़े तो रीवा में तो मेरा ख्याल है कि शेड्यूल्ड कास्ट का वोट अगर पूरे का पूरा नहीं तो 90% बीएसपी को पड़ा होगा। लेकिन बिलासपुर में हम ऐसा नहीं कह सकते। बिलासपुर है, इधर दूसरा कोना बिलासपुर का है, इधर से आप सीधा जाए और बिलासपुर से भी आगे ये जानकी देवी खड़ी थी ना, कौन सा सीट है वो, महासमुंद। तो महासमुंद में तो मेरा ख्याल शेड्यूल्ड कास्ट का वोट 90% कांग्रेस को पड़ा होगा, हैं? होगा ना ऐसा, लगभग ऐसा ख्याल है आपका? ऐसा मेरा ख्याल है कि ऐसा होगा अभी तक। हैं? ट्राइब का वोट नहीं पड़ा आपको? कास्ट ट्राइब का दौरा पड़ा। तो बाकी वोट जो है तो, लेकिन अगर इनको जैसे यूपी में पड़ा है, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट का वोट 90% इनको पड़ जाता है, तो मेरा ख्याल है कि फिर तो 50,000 वोट उनका ही हो जाता। ट्राइब का कुछ पड़ जाता तो 1 लाख से ऊपर पड़ सकता था। मतलब उतना ज़्यादा नहीं पड़ा है, लेकिन बड़ा है पहले के मुकाबले में, उसका असर तो पड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम इस लेवल पर पहुंच गए हैं हर कोने में कि जो भी शेड्यूल्ड कास्ट का वोट पड़ता है वो बीएसपी को ही पड़ता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो शेड्यूल्ड कास्ट का वोट 50 और 60% के बीच में पड़ा है। तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो हमारे नोटिस में आया है कि लोगों में हम इतना उत्साह पैदा नहीं कर पाए कि लोग ये सोचें कि हमारा एक एक वोट पड़ना चाहिए।
हमारे ऊपर निर्भर है। बीएसपी का जीतना या हारना हमारे ऊपर निर्भर है। जैसे जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो अंग्रेज़ लोग अपने अपने टेबल पर लिख के रखते थे कि इस लड़ाई को जीतना या हारना इट डिपेंड्स ऑन मी, ये मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मुझे ये लड़ाई जीतनी है तो मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। डू और डाई स्पिरिट के साथ उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, इसलिए उन्होंने टेबल स्टडी किए। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट में उत्तर प्रदेश में भी अभी तक इतनी अर्ज पैदा नहीं हुई है कि जितनी अंग्रेज़ों में थी कि हमारे ऊपर निर्भर है, इसलिए मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। मतलब उनकी चाहत जो है इतनी नहीं थी। ये ज़रूर हो गई थी कि हमारी पार्टी बीएसपी है, हमें दूसरे को वोट नहीं देना है। तो उस हिसाब से अगर शेड्यूल पे ऐसी अर्ज मैंने इटावा में पैदा की थी। इटावा में ये अर्ज पैदा करके शेड्यूल कास्ट का वोट 90% डलवाया था और उसी से मैं जीत गया था। थोड़ा सा मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का वोट हो गया, लेकिन जीतने के लिए मुझे शेड्यूल कास्ट का वोट ही उधर काफ़ी नजर आया। अगर वो 90% डल जाता है तो इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि अभी उस वोट को हमें डलवाना है। एक तो हमारा वोट बिकना नहीं चाहिए, दूसरा वो चोरी नहीं होना चाहिए, लूटना नहीं चाहिए। और हमने इसमें देखा है कि बहुत सा वोट हमारा लूटा गया है, गुंडागर्दी के कारण लूटा गया। तो लूटा जाने का क्या कारण है उसको भी हमने स्टडी किया है, उसका भी रास्ता ढूंढा है। तो इसलिए हमने ये रास्ता निकाला है कि ये वोट, हमारे वोट की रक्षा कोई दूसरा नहीं करेगा, ये हमें करनी है। इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा दल बनाया है और वो रक्षा हम उसकी वोट की कैसे कर पाएंगे, वोट बनवाने से लेकर वोट डलवाने तक और वोट गिनवाने तक तो हमें प्रबंध करना है। तो इसलिए अब वो काम भी मैंने मेरे ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा बोझ है, लेकिन और बोझ मैंने ले लिया है तो ये तो काम करवाना ही है पहले। तो उसका जो ओवरऑल चार्ज है वो मेरे हाथ पे होगा। अगर उत्तर प्रदेश में ऊपर मैं हूँगा, उसका जो भी उसका नाम रखते, तो वो उसके नीचे 14 कमिश्नरी है। आपके यहाँ 15 है शायद, मध्य प्रदेश में 12 है, 12 कमिश्नरी है। उत्तर प्रदेश में 14 कमिश्नरी है, तो 14 मेरे नीचे इंचार्ज होंगे कमिश्नरी के। और 85 सीटें हैं पार्लियामेंट की, तो 85 और इंचार्ज होंगे, एक सीट का एक इंचार्ज। और एक सीट के नीचे 5 एमएलए हैं, 425 हो जाते हैं, तो 425 और इंचार्ज होंगे। ये जुलाई के महीने के अंत तक ये सारा काम हो जाना चाहिए। मतलब ऊपर मैं, उसके नीचे 14 कमिश्नरी के, 14 एक 15 हो गए, और 85 पार्लियामेंट की सीटें 100 हो गए, और 425 असेंबली की सीटें, तो 525 लोग ऐसे इंचार्ज होंगे डिफरेंट लेवल के ऊपर। और हर असेंबली की सीट पर उत्तर प्रदेश में तो
60 और 70 के बीच में पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ तो 250 के लगभग है, 200-250 आपके यहाँ कम होते होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में 250-250 हैं। और उसमें से हो गया भाई, अच्छा, तो उसमें तो 250 के लगभग पोलिंग बूथ है, लेकिन पोलिंग स्टेशन जो है वो 60 और 70 के बीच में है। तो हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर लगभग 500 आदमी, 500 वोटर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक बैठे रहने चाहिए। हाथ में डंडा और झंडा, डंडा और झंडा लेकर 500 के लगभग आदमी सुबह 7 बजे से लेकर वो बैठे रहने चाहिए। लोग उसमें से आते रहें जाते रहें, वोट डालते रहें। 40-50 आदमी लाइन में लगे रहें वोट डालने के लिए, और 500 के लगभग आदमी बाहर बैठे रहें। तो मैं समझता हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वोट को वो खरीदने का तो वो मौका नहीं होता है, खरीदने का बचाव तो पहले करना होगा, लेकिन जो उसमें वोट को डालने का, एक तो उनमें उत्साह रहेगा कि हमें एक एक वोट डालना है, और दूसरा यह है कि अगर कोई लूटने की कोशिश करेगा तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो इतनी बड़ी तैयारी को देखकर तो इस तरह से टोटल ये 10 लाख, उस दिन पोलिंग के दिन 10 लाख लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा पोलिंग के दिन। जैसे हम दूसरे नारे बनाते हैं तो वैसे ही वो भी नारा बनाया जाएगा। पहले मैं उनको बोला अभी से वो शुरू कर देना चाहिए। तो जो चुनाव का दिन है वो हमें बीएसपी के नाम लगाना चाहिए। उस दिन बीएसपी का ही दिन होगा, हम और कुछ काम नहीं करेंगे। बीएसपी के नाम, बीएसपी के नाम चुनाव का दिन जो है हम वो उस वक्त डेट अनाउंस हो जाएगी, तो वो डेट बोलने लग जाएंगे लोग। जिस दिन से डेट अनाउंस हो जाएगी उस दिन से बच्चा बच्चा ये महल्लों में गांव में अपना वो चलाएगा। तो जैसे 20 तारीख अनाउंस हो, 20 नहीं 15-17 से पहले भी 10, जैसे 5 तारीख होगी मानो अनाउंस, तो 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर किसके नाम? बीएसपी के नाम, बीएसपी के नाम 5 अक्टूबर बीएसपी के नाम। तो बीएसपी के लिए हमें हैं डेट बीएसपी डे नहीं, बीएसपी के नाम ये पोलिंग का जो दिन है वो हमने बीएसपी के लिए रखना है। उसमें हमें और कुछ नहीं करना है, जो भी करना है बीएसपी के लिए ही, बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए करना है। तो इस तरह से तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हम हिस्टीरिया समाज में पैदा कर दें तो समाज में जोश भी रहेगा, क्योंकि जोश कम होने के कारण अपने आप ही कम वोट डाला, और फिर वोट को बचाने का भी प्रबंध, अफसर लोग चोरी नहीं कर पाएंगे, उनकी चोरी रोकी जा सकती है, गुंडा लोगों की गुंडागर्दी रोकी जा सकती है। तो इस तरह से ये तजर्बा तो हम इस मौके पर वैसे पहले मैंने ये किया था इटावा में। इटावा में एक सीट के ऊपर तजर्बा किया, जिस सीट में हमारा कभी डिपॉजिट भी नहीं बचा था, तो उस सीट को हमने जीता। इटावा हमारा कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था,
कमज़ोर होते हुए भी हमने उसको जीता, ये तजर्बा करके। और इसमें दोनों तजर्बे किए थे। एक तो ये किया था कि इटावा में सबसे ज़्यादा वोट ब्राह्मण का है, दूसरे नंबर पर शेड्यूल कास्ट का है, तो तीसरे पर फिर ठाकुर है, तो चौथे नंबर पर ये है कशवाहा है। कशवाहा को ज़्यादा उधर ये साक्य बोलते थे। चौथे पे साक्य हैं, चौथे पे साक्य है, पांचवें पे यादव है और फिर लोध है। तो बाकी वोट फिर वो कम होते जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण का वोट जो है वो 2 लाख से ज़्यादा है। ब्राह्मण और चमार दोनों लगभग बराबर 2,10,000 जैसे उधर वो लिखते थे कि 2,10,000 ब्राह्मण है, 2 लाख चमार है। तो अब 2,10,000 जो ब्राह्मण है वो अगर बीजेपी को चला जाता है तो मैं नहीं जीत सकता। तो मैंने ऐसा कोशिश किया, जैसे मैं आज बड़े पैमाने पर कर रहा हूँ, तो छोटे पैमाने पर उधर मैं कर चुका हूँ कि जो ब्राह्मण का वोट है वो ब्राह्मण कैंडिडेट को ही जाना चाहिए जो कांग्रेस का था। ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ जा चुका था उस वक्त तक। अगर बीजेपी के साथ चला जाता तो इसलिए हम लोगों ने तो उस आदमी की हर मीटिंग को हमने कामयाब बनाया। जो मेरे फॉलोअर्स थे तो मैंने उनको कहा कि भाई ये पंडित तिवारी था, पहले 2 बार वो एमपी रह चुका उधर से, तो पंडित तिवारी के लिए तो आप नारे लगाओ, और जो खासकर जिस एरिया में ब्राह्मण लोग ज़्यादा हैं, जो ये मेन रोड जाती है, मेन रोड और रेलवे लाइन, उसके बीच में उनकी बहुत पॉपुलेशन है, कि इनकी मीटिंग कोई फेल ना होने दो। मेरी मीटिंग के बारे में भूल जाओ, लेकिन पंडित तिवारी की हर मीटिंग कामयाब होनी चाहिए। और चमार लोग नारे लगाने चाहिए कि जीतेगा भाई जीतेगा, पंडित तिवारी जीतेगा, तो उसको पंडित जी का हौसला बढ़ेगा। और पंडित भी जब चारों तरफ देखेंगे ये यार ये तो चमार तो हमारे साथ नहीं है, कांशीराम की मीटिंगों में तो कम है, इधर हमारे साथ ज़्यादा है। तो उनको लालच पड़ जाएगा कि भाई ये हमारा पंडित भाई जीतेगा। और लेकिन जिस दिन मैंने पेपर फाइल किए उसके दूसरे दिन ही मैंने जो उधर का सबसे बड़ा ग्राउंड था वो बुक कर दिया था। 16 को वोटिंग था, तो 14 को कैंपेन का आखिरी दिन था, तो 14 तारीख के लिए उसको मैंने बुक कर दिया। 14 तारीख के लिए बुक कर दिया था कि इसमें 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम होगा बीएसपी का, क्योंकि 4 बजे प्रचार बंद हो गया, तो 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम था। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम था और बिल्कुल ओवरफ्लो कर दिया था हम लोगों ने। मैक्सिमम भीड़ हमने खड़ी कर दी। उससे पहले उसी ग्राउंड में बीजेपी का प्रोग्राम हुआ, अटल बिहारी गए, धोनी गए, उसी में नरसिंह राव का हुआ था कांग्रेस का, उसी में ये चंद्रशेखर और देवीलाल का हुआ था जो मुलायम सिंह के सपोर्टर थे। तो उसी ग्राउंड में मैंने कहा कि देखो भाई ये इधर फैसला हो चुका है, इस ग्राउंड में आपने हर पार्टी का मीटिंग देखा है और बीएसपी के मुकाबले में किसी का इधर मीटिंग नहीं हुआ है, तो लोग जो है अभी भी वोटर जो है वो बीएसपी के साथ है। तो अब आप डटकर अपना एक एक वोट डालने की कोशिश करें। हम इधर चुनाव लड़ने आए हैं तो दल और बल के साथ आए हैं, आपको कोई इधर नुकसान नहीं पहुंचने दिया हमने, और बाद में भी हमारी जिम्मेवारी है, तो आप डट कर अपना वोट डालें। तो तब पंडित लोग घबराए
तो भाई हमारा वोट जो है वो तो ये जो कांग्रेस के सपोर्ट में आते थे ये तो आज बीएसपी के लिए खड़े हैं। ये जमात तो हमें धोखा दे गए, जिनको हम हमेशा धोखा देते आए हैं, आज ये हमें धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने भागना शुरू किया बीजेपी की तरफ। लेकिन भागते भागते वो आधे कांग्रेस में रह गए, आधे बीजेपी पे चले गए। तो इसलिए तो कांग्रेस को 74,000 वोट पड़ गए। वही जो मैं आपको बोलता हूँ कि बीजेपी के रास्ते का रोड़ा बनाना इसको ज़रूरी है। ये तजुर्बा मैं पहले कर चुका हूँ। और जो वीक